अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज आपको यूक्रेन के हवाले से कुछ ख़बरों से आगाह करेंगे, सूरत हाल से आगाह करेंगे और फिर मेरी यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर नोएल खोखर साहब से बात हुई। उस हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये भी बताएंगे। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च से मुतालिक एक ख़बर से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन के हवाले से। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यूक्रेन में थे और जब जिस वक्त उनकी मुलाकात हो रही थी रूसी सदर पुतिन से, उस दौरान में ये ख़बरें आना शुरू हुई कि हमला कर दिया है, फ़ौजी एक्शन शुरू हो गया है यूक्रेन में। इस सारे झगड़े का बैकग्राउंड भी आपके इल्म में है, लेकिन शायद एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। बात यह है कि जब 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का। और यदि यूँ समझिए कि सोवियत सोशलिस्ट यूनियन ऑफ रिपब्लिक्स यूएसएसआर कहलाता था। उसका हिस्सा था यूक्रेन। वो मुल्क था सोवियत यूनियन में जिसके पास एटमी हथियारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और एटम बॉम्ब्स की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी के पास थी। हज़ार उनके पास एटमी हथियार थे, एटम बॉम्ब्स थे। फिर अमेरिका ने, यूरोप ने उसे परसुएड किया और पिछले एक दहाई में उसके जो थे एटमी असासे, वो उसको तल्फ करने पर उसको माइल कर लिया, वो तल्फ हो गए। उसके बाद फिर यूरोप ने और अमेरिका ने, जाहिर सी बात है आलमी सफारतकारी में हर मुल्क अपने मफाद के हवाले से दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो इस बैकग्राउंड की एक वजह ये भी थी कि जो सोवियत यूनियन, साबका सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क है रशियन फेडरेशन या रूस, उसके जो सरबराह है पुतिन, वो उनके अमेरिका के साथ बहुत तवील अरसे से खासी मुखासमत चल रही है। शाम के मामले पर गड़बड़ हुई, और भी मामला पर उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन यूक्रेन पर भी उनको शक था और वो यूक्रेन को ये समझ रहे थे कि ये गैर जानिबदार मुल्क नहीं है, एंटी रूस मुल्क है। खैर, इस तराजे में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ से जब से ये हमला शुरू हुआ है, यूक्रेन के सदर बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो ने उनको तनहा छोड़ दिया, वादे पूरे नहीं किए। उनकी वीडियो भी मौजूद है। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये कि यूक्रेनी वज़ारत दिफा की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रूस के कई तैयारे मार गिराए हैं, 5 जंगी तैयारे वो कहते हैं मार गिराए हैं, और वो उनका ये भी दावा है कि कोई 1000 रूसी फौजी जो है वो उन्होंने मार दिए हैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया की इतलात है उसमें रूसी हमलों में तकरीबन 137 सिविलियन मारे गए हैं। यह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तानी जो थे वहाँ महफूज हैं। पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो मेरी नोएल खोखर साहब से बात हुई और मैंने उनसे, पाकिस्तानी सफ़ीर हैं मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर, गुज़िश्ता रोज़ से मैंने कोशिश शुरू की, आज उनसे बात हो सकी। अपने चैनल के लिए मैंने उन्हें चंद सवालात भेजे, उन्होंने उसका जवाबात भी भेजे जो चैनल पर चल गए। लेकिन जो बुनियादी बात उन्होंने बताई वो यही थी कि तकरीबन 4000 पाकिस्तानी हैं, 3000 के करीब वो कहते हैं कि स्टूडेंट हैं। कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने यूक्रेनी ख़वातीन से शादियाँ कर रखी हैं। लेकिन जो इसमें जो फिर उनका ये कहना था कि 2 किस्म के हमले हो रहे हैं। एक तो रशियन अटैक है, लेकिन रशियन अटैक के बाद साइबर अटैक्स वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके बैंकिंग के निज़ाम पर, उनके कम्युनिकेशन के निज़ाम पर, रेलवे के निज़ाम पर और बहुत सारी मामलात में, यू नेम इट। और वो कहते हैं कि साइबर अटैक्स उस में जहाँ जहाँ भी ये गुंजाइश मौजूद है वहाँ साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तानियों के साथ बराह रास्त राब्ते में मुश्किल हो रही है। सफारत खाने ने 2 लोगों को वहाँ फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर रखा है, नंबर भी दिए गए हैं, सर्कुलेट किए गए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि चूँकि कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर अटैक हो रहे हैं, फ़ोन कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और फिर
प्रेशर भी है सफारत खाने पर काम का, तो उन्होंने लगी लपटी रखे बगैर ये तस्लीम किया कि जो पाकिस्तानियों को ये शिकायत आ रही है वो दुरुस्त है कि सफारत खाने से उनका रब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका ये कहना था कि हमने जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के वहाँ कॉन्सुलेट्स हैं या जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं उनके ज़रिए पाकिस्तानियों तक और फिर मुख्तलिफ मीडियाज़ के ज़रिए पाकिस्तानियों तक इत्तलात पहुँचा दी हैं। उन्हें जो दारुल हुकूमत है कीव या कैफ, चूँकि वो रशियन एक्सेंट है तो रशियन एक्सेंट में तो कीव बनता है लेकिन उर्दू में वो कैफ बनता है। तो बहरहाल वहाँ वो कहते हैं कि हमने वहाँ का जो सफारत खाना है उसको टर्नोपिल में मुंतकिल कर दिया है मुकम्मल तौर पर, और पाकिस्तानी वहाँ अब राब्ते में हैं, आ रहे हैं। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि चूँकि वहाँ ट्रेनों पर बहुत ज़्यादा बोझ है और बहुत सारे मसाइल हैं, कम्युनिकेशन के भी मसाइल हैं, तो वो ख़ुद उनके लिए भी पहुँचना मुश्किल है। ताहम जो अब से कुछ देर पहले जो इतलात मौसूल हुई वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। एक तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने ये किया कि रोमेनिया, पोलैंड और जो इर्द गिर्द के एक दो और ममालिक हैं वहाँ पाकिस्तानियों को उन ममालिक से बात कर लिया, पाकिस्तानियों को जो जो जहाँ जहाँ करीब है उनको वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। 40 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो मुंतकिल किए जा चुके हैं। पोलैंड में, पोलैंड की सरहद और यूक्रेन की जो सरहद है उसमें वो पोलैंड की जानिब उनको पाकिस्तान का जो फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है पोलैंड हुकाम के साथ मिलकर, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। 35 से 40 लोग मज़ीद ट्रेन में हैं इस वक्त, और ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं। वो उनको वो कल दोपहर तक या अगले 24 घंटों में कह लें वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, या यूँ समझिए कि अब अगर हम ये भी कह लें कि अगले 15 घंटे में वो पहुँच जाएंगे तो ये ज़्यादा दुरुस्त बात होगी। और फिर पोलैंड ने फ़िलहाल 8 एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पर अभी एंट्री की इजाज़त दे दी है चूँकि वहाँ से एंट्री हो चुकी है, बाकी प्रोसेस में और कल तक वो एंट्री भी खुल जाएंगी। तो ये पाकिस्तानियों के लिए हौसला अफ़ज़ा बात है। लेकिन नाज़रीन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों से मेरी भी बात हुई जो फंसे हुए स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी शहरी, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि जब 2 महीने से ये क्राइसिस चल रहा था और सफारत खाना अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी उनको ये एडवाइजरी जारी कर रहा था कि वो निकल जाएँ, महफूज मकामात पर चले जाएँ या सफारत खाने से रब्ता रखें और सफारत खाने की हिदायत मानें, तो वो नहीं मान रहे थे। पाकिस्तानियों का ये जनरली ये रवैया है, वो ये समझते हैं कि जी अजय तक कुछ होना ही नहीं, और जब वो हो जाता है तो फिर कहते हैं कि जी कोई राब्ते में नहीं आ रहा। क्राइसिस सिचुएशन में अगर अगर किसी आम पाकिस्तानी के लिए वो क्राइसिस है तो सफारत खाना भी उसी क्राइसिस में है। सफारत खाने के सिस्टम पर ज़्यादा दबाव है, उनके साथ राब्ता होना ज़्यादा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे सोचने की बात है। अब आप देखिए कि रूसी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानियों ने बात नहीं मानी निकल जाने की, वो उनका प्रेशर है, और साइबर हमले हो रहे हैं। तो सफारत खाने को इन गिवन सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सफारत खाने का रवैया ख़राब हो। गो के ज़्यादातर सफारत खानों में ये शिकायत पहले भी मौजूद रही है, अब भी यूक्रेन में भी आई, लेकिन उसकी वजह नोएल खोखर साहब ने बता दी। और मुझे ये यकीन है कि मुझसे जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो दुरुस्त कह रहे थे, क्योंकि कई लोगों से जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ मेरे भी बात हुई, लेकिन वो व्हाट्सएप पर भी बात पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, कट कट के आवाज़ आ रही थी। नाज़रीन अब इसके ज़रा दूसरे पहलू की जानिब आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे, आज वज़ीर ख़ारजा साहब ने, माफ़ कीजिएगा परसों पहुँचे थे, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मिस्टर पुतिन से मुलाकात की, व्लादिमीर पुतिन जो सदर हैं रूस के, और फिर नायब वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत की और आ गए, पाकिस्तान वापस आ गए। आज वज़ीर ख़ारजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा तासुर दिया कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। नाज़रीन जब मैं गुज़िश्ता रोज़ से इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया में, और जिसमें अल जज़ीरा भी शामिल है, अरब दुनिया का चैनल है, वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना दौरा मुलतवी कर देना चाहिए था। ये दुनिया के ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं उनका तज्जिया है, उनकी राय है। और वो ये कहते हैं कि अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा कर लिया तो वो पराई जंग को घेर कर अपने आंगन में ले आए। कई लोगों ने ये बात भी कही। मैंने आज वज़ीर ख़ारजा साहब से सवाल किया, मैंने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें पहले से पता था, लेकिन जब हमला हुआ तो बदकिस्मती से हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ थे, तो दुनिया का क्या समझेगी, क्योंकि हमें, और फिर रूस ने जो स्टेटमेंट इशू की ऑफिशियल,
اس میں رشیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ورکنگ وزٹ تھا. ورکنگ وزٹ یعنی کہ لیس امپورٹنٹ وزٹ ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹ وزٹ. یعنی یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا. معاف کیجیے کہ میں ذرا پانی پی لوں. اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا لیکن وزٹ تھا. پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود تھے. اور پھر جو بیانات آئے ہیں امریکی پینٹاگون کے, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمارے مفادات کا خیال ہونا چاہیے. وزیر خارجہ صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جرمنی سمیت بہت سے ملکوں سے بات ہو گئی ہے اور یوں اور ایک جیسے وہ دیتے ہیں تاثر کے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں. جب حملہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے. کامران خان صاحب ممتاز صحافی ہیں, ان کا ایک ٹویٹ بھی گزشتہ روز آیا. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ دنیا میں صورتحال کیا ناظرین. اور اس کا ایک اور پہلو ہے, ہم سی پیک میں چین کے اتحادی ہیں. سی پیک ایک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, پروگرام ہے, منصوبہ ہے. اس کے اندر کئی منصوبے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے, ہم اگر اس کا جائزہ لیں تو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر یورپی یونین ہے. ہم جو پاکستان میں جو کچھ بھی بناتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے, وہ چاہے کاٹن ہو, ویلیو ایڈیڈ ہو کاٹن کا, لیدر ہو, لیدر کا ویلیو ایڈیڈ ہو, سرجیکل آئٹمس ہوں یا ان کا ویلیو ایڈیڈ ہو, ہم وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. رشیا میں بھی کرتے ہیں لیکن یورپ میں وہ بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے. امریکہ ہمارا کاٹن اور ویلیو ایڈیڈ اور لیدر اور ویلیو ایڈیڈ کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. تو اور پھر اگر ہم ریمیٹنسز کے حساب سے دیکھیں تو عرب ورلڈ سب سے بڑا ہمارا سورس ہے ریمیٹنسز کا, پھر امریکہ ہے اور یورپ ہے. تو ہمارے جو تجارتی مفادات ہیں, جو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے اکانومی کی بھی, اور پاکستان کا چونکہ آج کل اکنامک ڈپلومیسی پر فوکس ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. وزیر خارجہ صاحب نے یہ بتایا کہ 4 سیکرٹری خارجہ سمیت بہت سارے سینئر سفارتکار, جن میں سے 10 لوگ ایسے بھی ہیں جو یوکرین اور اس ریجن میں سفیر رہ چکے ہیں, ان سے بھی مشاورت کی گئی اور سب نے کہا کہ وزٹ کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے. ایک بات تو ہے جو پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں نان اپولوجیٹک ہونے کی پالیسی اختیار کی, اور وہ 3 پوائنٹ جو اسٹریٹجی ہم نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتائی تھی, اس حد تک تو ٹھیک ہے, قومی غیرت کا بھی تقاضا ہے. لیکن یہ سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جو آپ کے مفادات ہوتے ہیں ان کو سوچا جاتا ہے, اور سفارتکاری یہاں سے ہوتی ہے, یہاں سے نہیں. وزیر خارجہ صاحب نے آج یہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ بس سب پاکستان کے ٹھیک ہے, لیکن جو کنسرنز ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیں. امریکہ کا رویہ بھی خاصا محدود وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو یہ بات ابھی ہضم نہیں ہوگی. پھر ہم ایک خاص سچویشن سے افغانستان میں گزر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں امریکی مدد بھی چاہیے, اور پھر جو ہمارے اپنے مفادات ہیں اس میں بھی چاہیے. اب دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے, لیکن سفارتکاری میں اب سے آنورڈ پاکستان کو بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے ناظرین, کیونکہ جذباتیت یا قومی غیرت کے تقاضے اپنی جگہ, لیکن اگر آپ یہاں سے سفارتکاری کریں گے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کامیاب ہوگی, اس میں کتنا نقصان ہوگا. اگر آپ یہاں سے سفارتکاری کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کا مطلب ہے ہم فیصلہ کریں گے, اور اس کا ہمیشہ سوچی سمجھی بات کا فائدہ ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اقوام متحدہ میں بھارت کا رویہ روس کے خلاف نہیں گیا, لیکن وہ امریکہ کے خلاف بھی نہیں گیا. یعنی بھارت جو ہے, جو رشین کیمپ میں تھا اور وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے امریکہ اور یورپ کی جانب, عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے, وہ اس نے ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کی. لیکن ہمارے چونکہ ایک یوں سمجھیے کہ کو انسیڈنس ہو گیا کہ پرائم منسٹر وہاں تھے اور وہاں حملہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے اس سے پہلے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے روسی فوجی مارے گئے تھے ان کی یادگار پر بھی پہنچے تھے. تو ان چیزوں کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے ناظرین ڈپلومیسی میں. دیکھیے اللہ کرے کہ پاکستان کے حکومت جو ہے, اب جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کر رہی ہے, یہ بڑی حد تک درست ہو. لیکن اس میں ایک انکشاف وزیر خارجہ صاحب نے کیا کہ جب عمران خان جانے والے تھے تو اس سے پہلے پچھلے یعنی کہ یوں سمجھیے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ سطح کا فون تھا, لیکن یقینی طور پر نائب وزیر خارجہ کی سطح کا تو ہوگا ہی,
यानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया की सतह तक का तो फ़ोन होगा, इसका खोज लगाकर हम आपको कल बताएँगे इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि वसीम बादामी का उन्होंने टर्म इस्तेमाल की कि जी मासूमाना सा उनका फ़ोन आया, उनकी मासूमाना सी गुज़ारिश थी और हमने मुअद्दबाना अंदाज़ में सुना। फिर उन्होंने थोड़ी-सी उसकी वज़ाहत भी की कि जी हमने उनको अपनी पोज़ीशन से आगाह कर दिया कि हम पार्टी नहीं है, और मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम कैंप पॉलिटिक्स में माज़ी में बहुत भारी कीमत अदा कर चुके हैं। हम माज़ी में किस कैंप में थे। आज मुझे ये भी याद आता है कि एक वक़्त था कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म रूस जा रहे थे, लेकिन वो रशिया का दौरा मनसूख करके अचानक अमेरिका चले गए। उस वक़्त भारत रूस के साथ चला गया और एलआई बन गया उसका उसका हमें उस वक़्त बहुत नुकसान हुआ। अब जो रवैया है, कहीं हम वो तारीख़ ना दोहराएँ, इसका हमें एहतियात करनी होगी। नाज़रीन, अब लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको एक खबर दे देते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं 27 फरवरी से। उन्होंने एक बड़ा पॉलिटिकली बड़ा वाइज़ डिसीज़न किया है। मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स देखें, वैसे तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी फैसले की तारीफ़ करूं, लेकिन लॉन्ग मार्च में थ्रू आउट, यानी कराची से निकलने से इस्लामाबाद पहुंचने तक, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कैंप में मौजूद अपने कंटेनर में रात गुजारेंगे, वर्कर के साथ रात गुजारेंगे। गो के उनके 34 शहरों में खिताबात हैं, बड़े शहरों में और फिर दरमियान में रास्तों में जो जो लोग गैदर होंगे वहाँ भी खिताबात होंगे, लेकिन 34 बड़े खिताबात हैं। कई जगहों पर उनको मसलन रहीम यार खान में बड़ा जलसा है, मुल्तान में बड़ा जलसा है, सक्खर में बड़ा जलसा है, हैदराबाद बदीन में जलसे होंगे, तो वहाँ उन्हें मकामी रहनुमाओं के घरों पर जाना होगा, लेकिन वो कंटेनर में आकर रात गुजारेंगे। इसका अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो इस वक्त जो मोमेंटम पीपल्स पार्टी ने बनाया है, वो अच्छा मोमेंटम लग रहा है सोशल मीडिया देखकर या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें उस मोमेंटम को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की रात वहाँ लॉन्ग मार्च के अंदर कंटेनर में गुजारना, वर्कर के साथ रहना, इंटरेक्ट करना, वो उनको सियासी तौर पर फ़ायदा देगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ करें कि यूक्रेन का ये बहरान टल जाए। रूस ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि वो मज़ाकरात करेगा, मज़ाकरात शुरू होते हैं कि नहीं, ये भी अगले 24 घंटे में पता चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।